देखिए मुकुल जी, पुरानी कहावत है ना, एक गाना भी है, जाइए आप कहाँ जाएंगे, आसाम पुलिस आपको पकड़ लाएगी। तो अब दिन बहुत सीमित रह गए हैं। अब जो तमाम जो अदालतों का दरवाजा वो खटका सके हैं, तमाम तेलंगाना में जहां पर गए, वहां पर उनको टेम्परेरी रिलीफ मिला। उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भाग कर गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका मिला। अब वो लास्ट उनका ऑप्शन था गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का। गुवाहाटी हाई कोर्ट में वो गए और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक तलक टिप्पणी एक तरह से की है। उसमें कहा है कि ये मामला डिफेमेशन तक सीमित नहीं है। जी। केवल आप इसको डिफेमेशन नहीं कह सकते, ये क्रिमिनल इंटेंट है इस केस की। तो उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो इतनी संगीन धाराओं के अंदर है। ऐसा लग रहा है कि आसाम पुलिस ने पूरी भारतीय न्याय संहिता की जो नया कानून है, पूरी किताब पवन खेड़ा के मुंह पर ताला लगा दिया है। धारा 175 चुनाव से जुड़ा हुआ मामला, जी। धारा 35, धारा 36, धारा 318, धारा 338, धारा 337, धारा 340, धारा 352, धारा 356, भारतीय न्याय संहिता, इतनी सारी सेक्शन लगा दिए हैं कि मुझे आपको रोककर बार बार यदि लिखना पड़ेगा, सारे लिखना चाहें, परंतु जी। चूंकि जी। मैंने इस पर किताब भी लिखी है, मैं कानूनी आदमी हूं, तो हम्म। इसलिए मुझे ये तमाम सेक्शंस वर्बल याद है, किस सेक्शंस में क्या प्रोविजन है। मैक्सिमम 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है और कोई बेल का प्रावधान इसमें सेक्शंस के अंदर नहीं रखा गया है। अब शुरुआत होती है कि अब आपका सवाल था कि अरेस्ट कब होंगे। देखिए, एक पॉलिसी होती है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर बताई जाती है, स्कूट एंड शूट। अभी आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र रहे थे, वो पार्टी इसी आधार पर बनी थी कि एलिगेशन लगा और भाग जाओ। तो अब आप देखा आम आदमी पार्टी का क्या असर हुआ है। तो हम्म। यदि आप एलिगेशन यदि अनफाउंडेड हैं, उनका कोई आधार नहीं है, तो आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी। और अब वो समय चला गया कि आप कुछ भी किसी पे एलिगेशन लगा दो और उसके बाद भाग जाओ और छूट जाओ कि जी हम तो पॉलिटिकल आदमी, हम ये कर सकते हैं। परंतु कानून के हाथ, पुरानी कहावत है, बहुत लंबे होते हैं। अब उनकी तमाम जो मुसीबतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब वो उनके तमाम जो एयरपोर्ट्स पर है, एलओसी खोल दी है। तमाम जो एम्बेसीज जो क्लेम कर रहे थे कि झूठे पासपोर्ट हैं, वहां से उनके देशों के दूतावास ने सरकार को लिख कर दे दिया है कि ये पासपोर्ट हमारे यहां से इश्यूड ही नहीं है। तो किस आधार पर ये पासपोर्ट प्राप्त किए गए, कौन लोग हैं, क्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए पीसी की गई थी कि इलेक्शन में इसका कुछ माइलेज मिल जाएगा, जो कि अब उल्टा पड़ता लग रहा है। तो जहां तक दोहरी नागरिकता का सवाल उन्होंने उठाया, उनके सबसे बड़े युवराज खुद परेशानी में आ गए लखनऊ में, उनको अपनी हम्म। जान बचानी पड़ रही है। ये पवन खेड़ा ने और नया एक खेड़ा खड़ा कर दिया उनके लिए, पेड़ा जो भी कहते हैं, आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं। तो उनके लिए परेशानियां बहुत हैं। ये पॉलिटिकल रेटोरिक वैसे अच्छा लगता है, पर जब इसमें आग से खेलने के बराबर है, कानून से आप एक दुधारू तलवार है, जब आप कानून से खेलते हैं। क्या पवन खेड़ा बच्चे हैं? मेरे से 10 साल ही छोटे हैं, बहुत 50 साल छोटे नहीं। उनको नहीं पता कि जो पेपर वो दिखा रहे हैं चौड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उसका सोर्स था। क्या वो युवराज ने दिए हैं, या उन्होंने कहीं फोटो शॉपिंग उसकी की है, या उन्होंने कोई इंटेंशन थी। अब उनको खुलासा करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो अरेस्ट होंगे और इन्वेस्टिगेशन होगी, तो तमाम साइंटिफिक तरीकों से उनको गुजरना पड़ेगा। उनका पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। वो कहां तक झूठ बोलेंगे कि मैं नहीं हूं अपने आकाओं को, या जिनके साथ हम्म। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने तीनों पासपोर्ट, या अमेरिका का जो फाइनेंशियल इशू था उसको कैसे उन्होंने प्रोक्योर किया, उसको बताना पड़ेगा। नार्को एनालिसिस टेस्ट हो सकता है उनका, और बड़े केसेस के अंदर ये आम बात है। आपको याद होगा, अभी मैं शिवानंद जी से बात कर रहा था, तेल की जी। घोटाला हुआ था, उसमें बड़े बड़े जो लीडर थे उन तक के नाम आए थे, शरद पवार तक के नाम आए थे। तो वो बचा नहीं पाएंगे अपने आकाओं को, कितनी भी वो कोशिश कर लें कि मैंने खुद तैयार किए थे या मेरे स्टाफ ने तैयार करके मुझे अनजाने में एयरपोर्ट पे पकड़ा दिए, तो ये कहकर वो बच नहीं सकते। तो अब बिल्कुल सर। उनकी जो सर आपसे समझना ये भी चाहेंगे हम अब नेक्स्ट मूव को लेकर। तमाम पिछले हमने देखे जो ये 5 अप्रैल के आसपास पूरा मामला शुरू हुआ था आरोप प्रत्यारोप का, वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तीन कोर्ट्स बल्कि हम कहेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, वो हमने चक्कर लगाते हुए देखा है पवन खेड़ा को। सर नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट मूव क्या है, वो आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। उसके बाद शिवानंद जी के पास चलेंगे, वह कुछ खास प्रश्न है उनके लिए। देखिए, बेहतर तो उनके लिए है कि वो वक्त रहते सरेंडर कर दें। यदि सरेंडर नहीं करेंगे
तो उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यदि गलती से वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हालांकि जाएंगे, मुझे लग रहा है कि उनके जो बैटरी ऑफ एडवोकेट्स उनको सलाह देंगे एक मौका और ले देते हैं, परंतु मौका उनको भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जो आप सोशल मीडिया पर हैं या अखबार हैं वो भी पढ़ते हैं, वो तमाम चीजें देखते हैं, वो देखेंगे ये आदमी जगह जगह कोशिश करके भाग रहा है और क्या इसकी सच्चाई है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की तलक टिप्पणी इस तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए थी, वो बड़ी चौंकाने वाली है। नॉर्मल कोर्स में सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणियां किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, परंतु जो टिप्पणी उन्होंने की है वो सीधा सीधा इशारा किया कि आपने, चूंकि वहां आपकी सरकार है, वो कहा तो नहीं, परंतु उसका मीनिंग यही है कि आपने किसी तरह से वो मैनेज कर लिया वहां पर हाई कोर्ट्स को बैटरी ऑफ लॉयर्स के द्वारा। जो मैनेजमेंट कमेटी है कांग्रेस की बड़ी खूबी रही है। मैं हालांकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु चीजों को मैनेज करने के लिए उनकी एक बड़ी सफलता मानी जाती थी, परंतु अब वो सफलताएं शायद फेल होती जा रही है, क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं उनको सही ढंग से सलाह नहीं दे पा रहे हैं। यदि कोई भी आदमी होता, मुझे और मुकन जी कोई पेपर दे देता, तो पहले मैं वेरीफाई करता कि 3 पासपोर्ट ये क्या वाकई में इशूड है। वो ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट की कॉपी उनको पकड़ा दी गई। अमेरिका में वहां पर बता दिया गया कि अमेरिका में कितने 5200 करोड़ रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब वो बिना निराधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहे हैं, चौड़े हुए जा रहे हैं। और बिल्कुल, ये भी जो आपके पास आएंगे सर, अगले मेहमान की ओर चलते हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, जैसा कि वेदभूषण सर बता रहे हैं कि बिना उसको वेरीफाई किए हुए, बिना उस सबूत को जांचे परखे हुए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं गौरव गोगोई के साथ में, और आप ऐसे आरोप लगा देते हैं असम के सीएम की धर्मपत्नी को लेकर। आप फंस गए। क्या आपको लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए था, जांचना परखना चाहिए था, उसके बाद पवन खेड़ा को सामने आना चाहिए था? देखिए कितनी बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं वो। गुड इवनिंग ठाकुर जी और शुभम जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आखिरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पे हमारा भरोसा है। देखिए, अगर एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर मैं पेलूंगा, मैं पेड़ा बना दूंगा, ये भाषा उचित नहीं है। ये अमित शाह नरेंद्र मोदी का भाषा है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। आरएसएस के क्लास में यही पेड़ा दे दूंगा, पेल दूंगा, ये भाषा है क्यों? अगर किसी के बारे में पार्लियामेंट हाउस में बात रखना है तो उनको सस्पेंड करना है, उनका आवाज दबाना है। अरे भाई, कितना दिन करो, हमको भी डालो, कितना जेल भरो, हम डरने वाले से नहीं है। ये ध्यान में रखिए। नाम नरेंद्र काम सरेंडर। जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग के 3 बंदर बैठे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, उस तरह से ही आसाम की पुलिस काम करे। पवन खेड़ा कोई आतंकवादी पाकिस्तान का नहीं है। एक 100 पुलिस भेजा है। ये कौन सा कानून है भाई? कहाँ है? क्यों भाग के जाएंगे? फैमिली के साथ रहते हैं, उनके घर पे आया जबरदस्ती से, ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आके आप लोगों ने उनका सामान, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है सब लेके गए और उनके ऊपर प्रेशर बना रहे, अलग अलग कलम लगा रहे। सर, कानून में है, न्याय व्यवस्था है, हमको भी मालूम है। आप कितना भी कलम लगाओ, हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान, न्याय देवते के ऊपर हमारा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दोबारा हम असम हाईकोर्ट में जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। और दूसरी बात, देखिए, इसमें कोई नहीं है। कल अगर कांग्रेस सरकार आ गया असम में तो क्या होगा? अगर हम भी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी के अगर कर्नाटक में, हिमाचल में, अगर तेलंगाना में हम एफआईआर कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। आप ही देखिए, महाराष्ट्र का अजित पवार जी का मेरा ख्याल से हत्या हुआ है, एक्सीडेंट नहीं है। उनका सीबीआई जांच कीजिए। महाराष्ट्र का 6 बार लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, उनका एफआईआर भी नहीं हो रहा है। अजीत पवार के चाचा खुद कह रहे हैं कि उसमें कोई आपराधिक साजिश आप मत ढूंढिए, वो एक दुर्घटना नहीं। चाचा ने पहले दिन बोला था। चाचा जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे। जब इसके पहले भी बम ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम भी 11 बम ब्लास्ट हुआ था। उन्होंने मस्जिद में भी बम ब्लास्ट हुआ, वो झूठ बोला, क्योंकि लोगों में एक अलग पवार फैमिली का, अजित पवार के बारे में, युवा युवती के बारे में वो एक जोश है। अगर ऐसा ही हुआ तो कल जाके तकलीफ हो सकता है। इसलिए आखिरी आप देखिए, नरीमन पॉइंट में गए, बारामती में गए, आखिरी राहुल गांधी जी को मिलने के बाद कर्नाटका में एफआईआर हुआ,
मैं ये शोकांतिका है सर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान, तेलंगाना में ट्रांजिट जेल कहीं भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? कल आपके ऊपर हो गए तो क्या क्या कर सकते हैं आप बताइए। इधर पुलिस कमिश्नर को भी अरेस्ट किया है। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, कितने पुलिस कमिश्नर डीसीपी अंदर जेल में। तेलगी के मैटर में देखिए, ये छोड़िए, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स, ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। महिलाओं के बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, किसान सुधार कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली नहीं आने दिया, लेकिन आरडीएक्स लाल किले पे आरडीएक्स आ गए। इस शर्म की बात है सर। सत्ता आता जाता है, जीतेंगे हारेंगे, लेकिन संविधान बचना चाहिए। 400 पार इन्होंने बोला था, लेकिन आखिरी 240 में आ गए। लेकिन आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। वत्स जी, आपसे सवाल होगा आम आदमी पार्टी को लेकर। खबरें तो आपने सुनी ली होगी, 10 में से 7 राज्यसभा के सांसद छोड़कर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे राघव चड्ढा के साथ में संदीप पाठक हैं, हरभजन सिंह हैं, अशोक मित्तल हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। क्या हो रहा है ये दिल्ली में? देखिए, अब कोई शुचिता संस्कार इस नाम की चीज तो नेताओं में रह नहीं गई है, इसलिए कोई कहीं आ सकता है, कोई कहीं जा सकता है। हालांकि जितने लोग जा रहे हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी कि राघव चड्ढा के साथ इतने लोग जाएंगे। इससे आम आदमी पार्टी को तो एक बड़ा झटका लगेगा ही। और आम आदमी पार्टी भी जिस काम के लिए बनी थी, उससे इतर वो कहीं और चली गई। वहां भी डिक्टेटरशिप जैसा माहौल हो गया, 1 मैन आर्मी 1 मैन रूल हो गया। ये जितने भी छत्र पार्टियां हैं, उन सब में कमोबेश यही हाल है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, या स्टालिन का डीएमके हो, या बिहार में लालू प्रसाद यादव का राजद हो। तो बीजेपी में तो लोग जा ही रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि बीजेपी में जाने से राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र उत्थान में कुछ योगदान हम कर सकते हैं। उसके तहत वो वहां जाने की सोच रहे हैं और जा रहे हैं लोग एक एक करके। काफी लोग दूसरे दलों के वहां पर पहुंचकर अच्छी पोजीशन पर आज जमे हुए हैं और राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है। तो इस कवायद में उनको भी लगा होगा राघव चड्ढा को कि लेकिन आलोक वत्स जी, एक बात तो बहुत गौर करने वाली है, आम आदमी पार्टी की स्थापना हुए अभी बहुत दिन तो हुए नहीं, बहुत साल तो हुए नहीं है, मोटा माटी 13, 14, 15 साल हम मान सकते हैं। इस दौरान ही पार्टी में ऐसी मुसीबत आ जानी, इतनी बड़ी संख्या में लोग छोड़कर जा रहे हैं, एक पूरी सूची बन सकती है। प्रशांत भूषण का आप नाम ले सकते हैं, शाजिया इल्मी, उस पूरे आंदोलन को देखिए कितने सारे लोग इकट्ठा हुए थे, कुमार विश्वास, एक एक करके सब छोड़कर चले गए, योगेंद्र यादव। और अब आप इन नामों को देखिए जो केजरीवाल की कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे आज से 3-4 सालों पहले तक। आपको क्या लग रहा है वजह क्या होगी? क्या इनकी केजरीवाल से बन नहीं पा रही थी, या ये फंसा महसूस कर रहे थे, या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी रोल होगा इसमें? क्योंकि अशोक मित्तल के घर पे आज से ठीक 10 दिन पहले छापेमारी हुई थी। वो तो कानून अपना काम कर रहा था, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं। अगर कुछ उनके घर पर पाया जाएगा तो वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे, दोषी पाए जाएंगे तो वो गुनाहगार होंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड अभी चला है एक दल से दूसरे दल में जाने का, ये कुछ ज्यादा तेजी पकड़ लिया है। और सही कहा आपने, योगेंद्र राय से शुरू कीजिए, उसके बाद कुमार विश्वास, इस तरीके के कितने लोग, शाजिया इल्मी और भी बहुत से लोग आपने तो नाम गिनाए हैं जी। ये अलका लांबा, प्रशांत भूषण, बहुत लंबी लिस्ट थी सर। प्रशांत भूषण, और ये सब पॉलिटिकल ही नहीं, अपने अपने फील्ड के बड़े ल्यूमिनरीज थे, जिनको वहां के डेमोक्रेटिक रूल नहीं होने के कारण और एक तरीके से डिक्टेटरशिप तरीके का व्यवहार होने के कारण इन्होंने पार्टियां छोड़ दी। हालांकि इसमें से ज्यादातर लोग तटस्थ रहे हैं, लेकिन भी जो लोग जा रहे हैं वो तो हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अब यहाँ आकर कुछ रोल निभाएं देश को आगे बढ़ाने में, यही इनके लिए कामना कर सकता हूं। और पार्टी अगर उपयुक्त समझेगी तो इनको इनके हैसियत के हिसाब से, इनको इनकी कार्यकर कुशलता के हिसाब से
कोई रोल भी दे सकती है। अब आइए पवन खेड़ा जी पर। जी तो जस जस करनी तस भरनी, उन्होंने आनन फानन में किसी के कहने पर, मुझे लगता है वे बुनियादी बातें पकड़ के, और उन्हें लगा कि शायद कोई जलजला पैदा कर देंगे आसाम के चुनाव में, जहां इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और डॉक्टर हुलियालकर मेरे बहुत पुराने और करीबी मित्र हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव के बाद सभी राज्यों के, शायद राहुल गांधी के नेतृत्व में इनका 100 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा कि ये 100 बार हार चुके होंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न राज्य और सेंटर के इलेक्शंस में। बिल्कुल, शिवानंद जी से भी जवाब ले लेते हैं। आलोक सर, जाहिर तौर पर पवन खेड़ा से भी बड़ा एक मामला जो कि आम आदमी पार्टी को लेकर अब चल रहा है, इस विस्फोट को लेकर रिएक्शन सर समझना चाहेंगे। शिवानंद जी, कांग्रेस कैसे देखती है इस पूरे माजरे को, जब 8 सांसद एक साथ बीजेपी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के? सर आप शायद म्यूट हैं, आवाज आपकी नहीं। शिवानंद जी अभी आ रहे हैं सर? जी बिल्कुल। जी देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का कोई स्पोक पर्सन है, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। आम आदमी पार्टी में परिणीति से शादी राघव चड्ढा करने के बाद प्रियंका चोपड़ा जी का कनेक्शन किसके साथ क्या है, कौन बीजेपी में प्रवेश कर रहे, सबको पता है। जिस दिन राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस ने हटा दिया सिक्योरिटी, सेकंड डे अमित शाह जी ने पुलिस सिक्योरिटी कमांडो दे दिया। दूसरी बात उनका मीटिंग लंदन में कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो सब पता है, लेकिन मेरे को कोई उनको शुभकामनाएं। दूसरी बात देखिए, लेकिन आपके लिए तो फायदा ही होगा शिवानंद जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो आपको फायदा होगा, दिल्ली में कमजोर होगी तो आपके लिए जगह बनेगी। 100%। और दूसरी बात सर बोलता हूँ, आम आदमी पार्टी से हमारा नुकसान गुजरात में, हरियाणा, गोवा यहाँ हुआ है। वो लोग पार्टी शॉर्टकट में थे, वो लोग बलून थे, बलून। तो ऐसा ही होगा, ना कंट्रोल नहीं, कोई लेना देना नहीं, एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को अंदर डाल दिया ये लोग। तो अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अलीबाबा चालीस चोर पार्टी अच्छा काम किया होता, शरद पवार गुट तोड़ने का क्या जरूरत था, आम आदमी पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत था, उद्धव गुट तोड़ने का क्या जरूरत था? जिसके साथ दोस्ती, इनको पार्टी खत्म करते हैं। आप देखिए, जगनमोहन रेड्डी को फिनिश किया, जम्मू कश्मीर में मुफ्ती को फिनिश किया, नीतीश कुमार जी को सीएम पद से हटा के राज्यसभा पे बिठा के उनको खत्म किया। ये बीजेपी हमेशा करनी और कतनी, ये दोस्ती करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, बाद में उनके साथ गद्दारी करना उनका आदत हुआ है। पीएम प्राइम मिनिस्टर फंड में भ्रष्टाचार हुआ है, बॉन्ड के नाम पे फ्रॉडगिरी हुआ है, मित्तल के घर पे ईडी का अभी उन्होंने रेड करवाया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। सर कभी ना कभी हम सत्ते पे आएंगे, हिसाब तो होगा, करनी और कतनी होगा, चाय पिलाने के लिए हम बुलाएंगे ये लोग का। आप देखिए, मेरे मित्र आलोक सर को मैं पूछना चाहता हूँ, या पुलिस जो मेरे मित्र है एसीपी साहब को भी पूछना चाहता हूँ, यूपीए के टाइम सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का आप निकालिए, और 12 साल में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी आने के बाद अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने, उनका देखिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स केसेस कितना हुआ, कितना लोगों को ब्लैकमेलिंग किया। गुजरात वॉशिंग मशीन में लोग डाल के, नारायण राणे हो, अजित पवार जी हो, अशोक चौहान जी हो, अभी आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे मेरे मित्र है, खास मेरे अच्छे दोस्ती है, मेरे घर पे पुणे में आके रुके हैं, वो अभी चीफ मिनिस्टर बने। अभी आपस में मैं अगर फोन करके बात किया, मेरे से 100% बात करेंगे। और दूसरी बात, गुजरात वॉशिंग मशीन में वो लोग सफाई हो गया, यही काम चल रहा है। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में आप देखिए, स्टील फाइल देखिए, ट्रेड डील देखिए, ईरान, इसराइल, अमेरिका जो युद्ध है, इसमें भारत का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान कटोर लेके बैठे, वो लोग मध्यस्थी कर रहे हैं। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? रोजगार नहीं है। बिल्कुल शिवानंद जी, आपके पास लौटेंगे। राघव चड्ढा ने जिस तरह के घुटन की बात की है, कैसे उन्होंने बताया कि क्या मजबूरी आई, इस्तीफा क्यों देना पड़ा, उसके साथ कई सांसदों के नाम लिए हैं, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, ये बड़े नाम हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो रिएक्शन देख लेते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो चंक, जिसमें नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी में ये बड़ी टूट की आहट।
जिसे एड्रेस करने के लिए आज हम कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। तो आपने राघव चड्ढा को सुना, वेद भूषण जी के पास चलते हैं। वेद सर, जरा ये जो आरोप लगते हैं सरकार के ऊपर, खासकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि वो अपने विपक्षियों पर जांच करवाती है, केंद्रीय एजेंसियों को पीछे छोड़ देती है उनके, और वो तंग होकर, परेशान होकर बीजेपी में आ जाते हैं। एक लंबी सूची गिनवाते हैं विपक्ष वाले। महाराष्ट्र से आप बात कर सकते हैं कि कैसे शिवसेना तोड़ी गई थी, तो उसमें कई सारे शिंदे गुट के बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही एनसीपी टूटी, तो अजीत पवार वाले एनसीपी को लेकर भी छगन भुजबल या बहुत सारे और लोगों को नाम लिया जाता है कि उन्हें डर था कि उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही तमाम और भी राज्यों के नाम गिनाए जाते हैं। और अब आम आदमी पार्टी के जो ये सांसद जा रहे हैं बीजेपी में, इन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि इनको भी डर सता रहा था कि कहीं इनके ऊपर ईडी सीबीआई की तलवार न चल जाए। आपको क्या लगता है, राजनीतिक हथियार बन गई हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां? मुकुंद जी, देखिए, मैंने मैक्सिमम जो मेरी लास्ट की नौकरी थी, जब मैं एसीपी रैंक में था, तो नई दिल्ली एरिया में मेरी सारी तैनाती रही है। और खास तौर से मैं एसीयू पार्लियामेंट स्ट्रीट 3-3.5 साल उस थाने में रहा हूं। तो उसमें मैंने आम आदमी पार्टी को बनते देखा, और मैं रहता भी दरियागंज में हूं। राजघाट पर, रामलीला ग्राउंड पर इस पार्टी की स्थापना हुई, और बाबा अन्ना हजारे ने इस पार्टी की नींव डाली थी। और वो एक सिद्धांत के आदमी थे, शराब के खिलाफ थे, चोरी के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। परंतु जैसे ही पार्टी बनी तो ये केवल एक वन मैन शो रह गई। हालांकि मुझे भी उस टाइम ऑफर की गई थी, क्योंकि मैंने तमाम जितने भी नेता हैं, जो दिल्ली के नेता हैं, एमएलए, काउंसलर, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सबको पार्लियामेंट थाने में डिटेन किया हुआ है। तो उस टाइम पर मुझे भी ऑफर दी गई थी कि आप नौकरी से रिजाइन करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। वो संभव नहीं हो पाया, परंतु ये वन मैन पार्टी की तरह ये लोग चलाते रहे। और जहां तक अब मोह भंग हो रहा है, उसमें मैं अभी बहुत सारे नाम बस जी ने भी गिनवाए और आपने भी गिनवाया, उसमें नाम एक किरण बेदी का भी था। शी वाज ए रिनाउंड पुलिस ऑफिसर, और उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रबुद्ध लोग थे जो शुरुआत में इस सोच के साथ गए थे कि शायद देश में क्रांति आ रही है और देश बदलेगा। मेरा भी झुकाव व्यक्तिगत रूप से था कि शायद देश के अंदर क्रांति आएगी और एक पार्टी ईमानदारी के आधार पर खड़ी हुई है। परंतु जब दिल्ली के अंदर एक नंगा नाच देखा, एक शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देखी, सिविल लाइंस में एक शीश महल बनते देखा, केजरीवाल कहते थे कि मैं मेट्रो से सफर करूंगा, फिर वो गाड़ियों में चलने लगे, फिर वो काफिले में चलने लगे। पहली बार जब वो सीएम बने तो इंडिया गेट के पास एक साधारण फ्लैट में आके रुके कि मैं किसी बड़ी कोठी में नहीं जाऊंगा, मैं इसी फ्लैट से सरकार चलाऊंगा। तो जो तमाम उनके अंदर जो बदलाव आए, उनकी पार्टीज के अंदर जो बदलाव आए, और जिस तरह से उन्होंने सरकार सत्ता हासिल की। अभी ये पंजाब का जिक्र कर रहे थे अभी आप, तो आप देखिए पंजाब में इसका बहुत जल्दी असर आपको आने वाला है। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर वहां भी यही सीन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा बदलाव की आशंका बनी हुई है। परंतु अब उसको एक तरह से चिंगारी आज राघव चड्ढा ने और इनके साथियों ने दे दी है। तो ये एक ऐसी शॉर्ट टर्म पार्टी थी। मैं आपको याद दिलाऊं, आसाम के अंदर एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था गण संग्राम परिषद। उसमें केवल एक यूनिवर्सिटी से एक यंग लड़का निकलकर सीधा सीएम की कुर्सी पर चले गए थे। जैसे अभी पड़ोस के देश नेपाल के अंदर एक लड़का सीधा प्राइम मिनिस्टर बन गए नेपाल के, और एक हफ्ते के अंदर 2 मिनिस्टर के रिजाइन भी आ गए एक हफ्ते के अंदर। तो ये पार्टियां टेम्परेरी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं। ये टूटेंगी, बिखरेंगी, फिर इकट्ठी हो जाएंगी। और हिम्मत बिश्वा भी इसी थैली के चट्टे बट्टे थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि
कांग्रेस ने ऐसा काम नहीं किया। ऐसा नहीं, कांग्रेस भी यही हथकंडे अपनाती रही है। आपातकालीन स्थिति क्या थी? ये तो एक दो की बात कर रहे हैं, मैं हजारों नाम गिनाऊंगा जो हजारों की तादाद में लोगों को जेल में ठूस दिया गया। आम आदमी पार्टी के अंदर यही सरकार थी, पुलिस भी यही थी, सीबीआई भी उनके अंडर थी, जॉर्ज फर्नांडिस, तमाम बड़े बड़े नेता महीनों जेलों के अंदर पड़े रहे। तो ये कहना कि हमारी पार्टी दूध की धुली हुई है और सामने वाली पार्टी बिल्कुल गंदी पार्टी है, तो ये नई राजनीतिक हथकंडे हैं। तमाम पार्टियां अपने हिसाब से लेती हैं, क्योंकि मैं निष्पक्ष रूप से तमाम चीजों को देखता हूं, परखता हूं और कहने की हैसियत रखता हूं, क्योंकि मुझे किसी पार्टी का मैं प्राथमिक मेंबर भी नहीं हूं, इसलिए अपनी बात को दृढ़ता से, मजबूती से और खुले तौर पर कह सकता हूं। तो अभी जो तमाम सीन बन रहा है हिंदुस्तान में, जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, उसके अंदर ये इसके बहुत लंबे परिणाम आने वाले हैं। किस तरफ जाते हैं वो अभी 5 राज्यों का जो इलेक्शन का मैंडेट है 4 मई को आएगा, हम और आप फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे कि भाई क्या राजनीतिक आम आदमी पार्टी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.